वेलकम डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं मराक्कार लाइन ऑफ द अरेबियन सी। ये कहानी मराक्कार फैमिली पर बेस्ड एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे मराक्कार परिवार ने कोझिकोड का साथ देकर 1500 एडी से 1600 एडी के आसपास तक पोर्टुगीज यानी कि फिरंगियों को उनकी सरजमी पर पैर पसारने से रोकने की पूरी कोशिश की। लेकिन मराक्कार परिवार का फिरंगियों से लड़ते हुए एक काफी दुखद अंत हुआ, जिसे जानने के बाद दोस्तों आपके दिल में मराक्कार परिवार के लिए इज्जत काफी बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले मूवी की शुरुआत में कोची के सैनिकों को समुद्री सैनिकों से हार का सामना करना पड़ता है। कोझिकोड के राजा को ही समुद्री कहा जाता है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि कोझिकोड और कोची के रिलेशंस शुरू से ही अच्छे नहीं थे। समुद्री के सैनिक कोची के राजा को उनके सेनापति का कटा हुआ सर भेजते हैं, जिसे देखकर कोची का राजा काफी निराश होता है, क्योंकि ये उनके साथ तीसरी बार हुआ होता है। पास में खड़े मंत्रीगण कहते हैं कि जब तक सेनापति मगच्छन है तब तक समुद्री सेना को हराना बहुत मुश्किल है। तभी एक मंत्री सुझाव देता है कि समुद्री की सेना कोची में घुसकर बवाल मचाए, उससे पहले हमें पोर्टुगीज को अपनी तरफ करना होगा, क्योंकि बंदूक और तोपें हमारी सेना को भी चाहिए। जिस पर राजा मान जाते हैं और पोर्टुगीज को व्यापार करने की अनुमति दे देते हैं। बदले में वो बस उनसे तोपें और बंदूकें ही लेते हैं। कोझिकोड और कोची के व्यापार का एक बहुत बड़ा सोर्स सिर्फ जहाज थे। कोची साम्राज्य के किसानों के रिलेशंस अरब के साथ बहुत ही अच्छे थे, इसलिए वो सिर्फ उन्हीं के साथ व्यापार किया करते थे। हालांकि पोर्टुगीज ने भी उनसे व्यापार करने की कोशिश की थी, लेकिन कोची के किसान अरब के साथ ही व्यापार करते थे। अब कोची के राजा ने बंदरगाह की कमान पोर्टुगीज को सौंप दी थी, यानी जो भी व्यापार होगा वो उनके अधीन होगा और इसके लिए किसानों को उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। अब पोर्टुगीज के भारी टैक्सेस से किसानों की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगी और इस चीज को वो कुट्टी अहमद अली से भी साझा करते हैं। फिर वो इस समस्या के निवारण के लिए राजा के पास पहुंचते हैं। मंत्रीगण मराक्कार से कहते हैं कि देश हित के लिए ये जरूरी था और जब हमने उनसे कुछ लिया है तो उन्हें कुछ देना भी पड़ेगा। कोची के राजा भी मराक्कार से कह देते हैं कि कोची की रक्षा के लिए ही हमने फिरंगियों से हाथ मिलाया है और वचन देकर हम मुकर नहीं सकते। इस विषय पर बात करने के लिए पुनः आने की जरूरत नहीं है। ये कहकर कोची का राजा अपना फैसला मराक्कार को सुना देते हैं। वापस आकर कुट्टी अहमद व्यापारियों से कहते हैं कि मछुआरों की नौका में सामान भरो और बंदरगाह से थोड़ी दूर जहाजों पर लाद दो, जिससे हम फिरंगियों के टैक्स से बच पाएंगे। अब रात को कुट्टी अहमद सभी को बताते हैं कि समुद्री का बायां हाथ बनकर सेनापति मगाच्छन ने और दायां हाथ बनकर मैं और मेरे बड़े बेटे पोकर और छोटे बेटे पट्टू ने डटकर सामना किया और पोर्टुगीज को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस लड़ाई में हमारे बहुत सारे अपने चले गए। अब रात को यहाँ पर ममाली अपनी माँ से दादा के दुख के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहती है कि तुम्हारे दादा ने अपने कहे जाने वाले कई लोगों को खोया, उन्हीं में से उनके बड़े बेटे पोकर यानी तुम्हारे पिता भी थे। उनकी लाश को देखकर तुम्हारे दादाजी टूट गए और फिर उन्होंने फैसला किया कि वो कभी खून नहीं बहाएंगे और जब तुम 3 साल के थे तो जैमुरिन के आगे हथियार डालकर वो चले गए। अब अगले दिन मोइदू नाम का आदमी फिरंगियों के पास जाकर उन्हें कुट्टी अहमद की व्यापार नीति की सारी जानकारी दे देता है कि वो कैसे फिरंगियों की आंखों में धूल झोंककर अरब के साथ व्यापार कर रहे हैं और फिर फिरंगियों का कैप्टन इससे बहुत ज्यादा नाराज होता है। उसी दिन कुट्टी अहमद का सारा परिवार ममाली की शादी के लिए निकल जाता है। जहाँ शादी होने के बाद जब वो वापस घर आने लगते हैं तो मोइदू उन्हें यहीं डेरा डालने को कहता है। ममाली की जिस आयशा नाम की लड़की के साथ शादी हुई थी वो बचपन से एक दूसरे को जानते थे और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। रात को जब ममाली आयशा के पास जाने लगता है तभी आयशा उसे पीछे से डराकर भाग रही होती है और एक जगह पहुंचकर ममाली उसे कूदने के लिए बोलता है और कहता है मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। लेकिन तभी एक गोली चलने की आवाज आती है और आयशा भी ममाली की तरफ कूद पड़ती है। अब जैसे ममाली आयशा को देखता है तो उसकी गोली लगने की वजह से मौत हो जाती है। वहीं डेरे पर गोलियों की आवाज से ममाली उस तरफ भागता है, लेकिन उसका चाचा पट्टू उसे बैलगाड़ी के नीचे छुपा देता है। वो दोनों देखते हैं कि मोइदू ने फिरंगियों से मिलकर उन पर हमला करवा दिया है। वहीं ममाली की माँ और उसके दादा को फिरंगियों का कैप्टन मार देता है और डेरे में जितने भी लोग थे उन सभी को भी। ममाली अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। फिरंगियों के जाने के बाद वो अपनी माँ को खोने से बहुत दुखी होता है। अगले दिन मोइदू सबको ये कहता है कि सभी आपस में ही लड़ पड़े थे, मुझसे खून खराबा देखा नहीं गया, इसलिए मैं वहाँ से चला आया। अब पट्टू और ममाली अब मोइदू के इस विश्वासघात से बदला लेने के लिए एक शीशे की डोरी डालते हैं, जिससे रास्ते में चलते हुए मोइदू के गले में डालकर उसका गला ही काट देते हैं। लेकिन पास में खड़े सैनिक ममाली और पट्टू के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि मोहम्मद और पट्टू को राजा ने देखते ही मारने का ऑर्डर दिया था, जिससे ममाली और पट्टू का कोची साम्राज्य में रहना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर वो नाव लेकर समुद्र में किसी और जगह चलने लगते हैं, लेकिन रात को एक खतरनाक तूफान उनके सामने बाधा बनकर आ जाता है। उनकी नाव एक बहुत बड़ी समुद्र लहर में टूट जाती है और ममाली और पट्टू इस तरह अलग हो जाते हैं।
अगली सुबह ममाली अपने आप को एक तट पर अकेला पाता है, जहाँ वो देखता है कि कल रात के तूफान से कितनी तबाही आ गई है। ममाली फिर खाने की तलाश में एक जगह पर पहुंचता है, जहाँ तूफान की वजह से बेघर हुए लोगों को खाना दिया जा रहा था। इसी बीच जब वो खाने की लाइन में होता है, तभी वो देखता है कि वहाँ उसके चाचा पट्टू भी है, और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। बाद में पट्टू ममाली को कुछ पैसे देता है ताकि वो कोई व्यापार शुरू कर पाए। अब जब ममाली रास्ते से जा रहा होता है, तभी कुछ चोर उसके पैसों की पोटली को चुराकर भागने लगते हैं। ममाली भी उनका पीछा करते हुए लोहार की दुकान पर पहुंचता है, जहां उन चोरों के वाकई साथी भी होते हैं। लेकिन ममाली उनसे डरता नहीं और उनसे अलग ही अंदाज में लड़कर वो सिक्के उन्हीं को देकर पास से एक चाकू तेज करने वाली मशीन को उठा लेता है। अगले दिन मगाचन पुनानी के तट पर बसे सभी बेघर हुए लोगों के लिए खाने का सामान लेकर आता है, और सबको ये सूचित कर दिया जाता है कि खाने पीने के सामान को जागीरदार नामक द्वारा बांटा जाएगा। वहीं पर ममाली भी उपस्थित था, और जब मगाचन वापस जाने लगते हैं तो उनकी चप्पल कीचड़ से भर जाती है, जिसे वो साफ करवाने लगते हैं। अब पास में खड़ा उनका बेटा अच्युत अपने चाकू की धार को तेज करवाने के लिए ममाली के पास आता है। ममाली उसकी चाकू की धार तेज तो कर देता है, लेकिन अच्युत पैसे देते वक्त ममाली के हाथ में ना देकर उसके पास फेंक देता है, जिस पर ममाली उसे टोकता भी है कि पैसे उठाकर हाथ में दे दो, ये भीख नहीं है, मेहनत की कमाई है। जिस पर अच्युत का भाई अनंत पैसे उठाकर उसके हाथ में देता है। वहीं मगाचन भी ममाली के इस बात पर उसे सही ठहराता है, क्योंकि सम्मान देने से ही मिलता है। इसके बाद सीन ममाली के चाचा पट्टू पर शिफ्ट होता है, जो बाकी लोगों के साथ नामाद द्वारा बांटे जा रहे अनाज को लेने के लिए कतार में खड़े होते हैं। लेकिन नमाज का आदमी थोड़ा सा अनाज बांटने के बाद उन सभी को ये कह देता है कि अनाज खत्म हो गया है, लेकिन असल में अनाज खत्म नहीं हुआ होता है। नमाज उस अनाज को बेचना चाहता है ब्लैक में, इसलिए वो सभी लोगों को वहाँ से भगा देता है, जिसका विरोध कर रहे पट्टू और बाकी लोगों को भी वहाँ से भगा दिया जाता है। अब रात को जब वो अनाज नमाज के आदमी बेचने के लिए जा रहे होते हैं, तभी ममाली और पट्टू अपने कुछ साथियों के साथ उन पर हमला कर देते हैं और सारा अनाज लूट लेते हैं। अब नमाज को ये बर्दाश्त नहीं होता और वो उन्हें ढूंढने के लिए अपने सैनिकों को सारी तरफ फैला देता है। वहीं पट्टू से उनका एक साथी पूछता है कि अब हम कहाँ रहेंगे, जिस पर पट्टू कहता है कि ये जंगल ही अब हमारा बसेरा है। जिसके बाद पट्टू और ममाली लोगों को एक संदेश भेजते हैं कि तट के पास कुंजली की तरफ से धान और चावल रखे हैं, उसे ले लेना। दोस्तों, अब यहाँ से ममाली कुंजली बन जाता है। अब कुंजली नमाज जैसे बुरे लोगों के खाने के सामान को लूटकर अपने और बाकी लोगों के पेट को भरने लगता है, जिससे वो धीरे धीरे लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेता है। ऐसे ही लूटपाट करते हुए कुंजली को काफी साल बीत जाते हैं। इसके बाद जब कुंजली अपने डेरे के साथ बैठा होता है, तभी वो अपने एक साथी अमूथी को अपने बीवी बच्चे के पास जाने की बात कहता है। लेकिन इसी बीच एक साथी उनके पास आकर बताता है कि फिरंगी जहाज यहाँ आ रहा है। ये सुनते ही कुंजली और बाकी सभी बिल्कुल चौकन्ने हो जाते हैं और जहाज में चढ़कर बिल्कुल हमला करने को तैयार। फिरंगियों ने एक चिनाली नाम के लड़के और उसकी माँ को भी बंदी बनाया होता है। चिनाली अपनी माँ के लिए कुंजली के साथियों से लड़ता भी है और वो अमूथी से भी लड़ता है, लेकिन अमूथी गुस्सा होकर उसकी माँ को जैसे ही मारने वाला होता है, तभी कुंजली उसे रोकता है, जहाँ गलती से अमूथी के गले में तलवार लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। कुंजली तभी सभी से कहता है कि औरतों पर हाथ उठाने से मैंने मना किया था। वहीं बाद में अमूथी को खोने से उसका भाई काफी दुखी होता है, लेकिन कुंजली उसके पास आकर उसे कुछ पैसे और कुछ सामान उसकी भाभी को देने को कहता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है समुद्री और कुछ जागीरदारों पर, जो फिरंगियों के भेजे गए पत्र के लिए इकट्ठा हुए थे, जिसमें लिखा था कि जो हमारा जहाज कुंजली ने डुबाया है, उसके लिए या तो आप कुंजली को पकड़कर हमें सौंप दीजिए या फिर फिरंगी सेना को यहाँ डेरा डालने की अनुमति दे दें, ताकि फिरंगी खुद कुंजली को पकड़ सके। लेकिन मगाचन को इस चीज में शक होता है और वो समुद्री को इसकी अनुमति नहीं देने को कहता है, क्योंकि कुंजली ने किसी भी मान मर्यादा से रहने वाले आदमी को नहीं लूटा। लेकिन वहीं कुछ जागीरदार फिरंगियों को यहाँ डेरा डालने के लिए राजा से कहते हैं और ये भी कहते हैं कि आखिर कुंजली है तो एक चोर ही, सेनापति खुद तो कुंजली को पकड़ नहीं सकते, तो फिरंगियों को ही पकड़ने दीजिए। इस पर अनंत उससे कहता है कि मैं कुंजली को पकड़ कर लाऊंगा, लेकिन कुंजली अगर कहीं छिपा हुआ है तो वो सिर्फ लोगों के दिलों में है, जहाँ देवता भी अगर उसे ढूंढने जाएगा तो उसे कुंजली नहीं मिलेगा। वहीं पास में खड़ा अच्युत कहता है कि कुंजली को कल रात तक पकड़ कर लेकर आऊंगा, जिंदा या मुर्दा, जिस पर राजा उसे अनुमति दे देते हैं। और वहीं चिनाली ने 3 दिन से खाना नहीं खाया होता है, वो बस मामा ही कह रहा था। फिर थेंगड़ू उसे जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन चिनाली खाने को ही ठुकरा देता है और इस बात से थेंगड़ू गुस्सा होकर जैसे ही उसे मारने के लिए बढ़ता है, तभी चिनाली उसे अपने कर्तव्यों से धूल चटाने लगता है। लेकिन अंत में थेंगड़ू उसके सर में मारकर उसे ढेर कर देता है और फिर कुंजली भी उससे इशारों में बात करके उसे खाना खिला देता है। असल में चिनाली अपनी माँ से दूर होकर बहुत ही उदास था, इसलिए कुंजली उसे अमूथी के भाई के साथ उसकी माँ के पास भेज देता है, जो अमूथी की बीवी जुबैदा के साथ रह रही थी। बाद में अमूथी का भाई वहाँ से निकल जाता है, जिसका पीछा चिनाली भी तलवार लेकर करता है। अब रात हो जाती है और वहीं कुंजली भी नमाज पढ़ रहा होता है।
तभी उस पर अमूथी का भाई हमला कर देता है, जिसे फिर चिनाली मार देता है। असल में अमूथी के भाई के अंदर बदले की आग जल रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि अमूथी को कुंजली ने ही मारा था। अब कुंजली अमूथी के भाई को मरा हुआ देखकर और उसके पास सिक्के को देखकर समझ जाता है कि इस साजिश में राजा के लोग भी शामिल थे। अब इसके लिए कुंजली एक पत्र और उसकी लाश भेजकर ये संदेश देता है कि राजा के सेनापतियों को पीछे से वार करना शोभा नहीं देता। दुश्मनों को भी एक दूसरे के प्रति आदर हो सकता है, लेकिन धोखे से जीतना मगाछन की कीर्ति के लिए उचित नहीं है। अब ये सुनकर मगाछन अपने बेटे अच्युत पर काफी गुस्सा होते हैं। अगले दिन जब अच्युत मंदिर से आ रहा होता है, तभी वो अर्चा को पहली बार देखता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्चा उसे भाव दिए बिना ही अंदर जाने लगती है। लेकिन अच्युत भी उसको रोकने की पूरी कोशिश करता है, जिसमें कलश अर्चा के हाथों से नीचे गिरकर सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है, जिसे रोकने के लिए वहीं पर मौजूद चिनाली भी उसके सामने आता है और तब अर्चा और चिनाली की पहली बार मुलाकात होती है। वहीं फिरंगियों के प्रस्ताव को ठुकराने के लिए फिरंगियों के कैप्टन और कमांडर उन्हें एक और पत्र देते हैं, जिसमें इस बार उन्होंने ये लिखा हुआ है कि समुद्री ने उनके प्रस्तावों का तिरस्कार किया, इसलिए फिरंगियों का राजा निराश है। युद्ध शुरू होने में हम कोई दया नहीं दिखाएंगे। आने वाले पूनम के पहले अगर हमें जवाब नहीं मिला तो जंग के लिए तैयार रहेगा। अब इस समाचार से मगाछन युद्ध की नीति के लिए अपने दोनों बेटों का सुझाव मांगते हैं, जिसमें अच्युत तो कह देता है कि हमारा उनसे हारना बिल्कुल तय है। वहीं अनंत कहता है कि युद्ध भूमि में माया जाल होता है और समुद्र में माया जाल करने वाला सिर्फ कुंजली है, हमें उसकी सहायता लेनी होगी। जिस पर सभी जागीरदार इसके विरोध में होते हैं, लेकिन वहीं कुछ कहते हैं कि देश की रक्षा के लिए अगर कोई आगे आता है, चाहे फिर वो कितना ही बुरा क्यों न हो, हम उसे महान मानते हैं। वहीं राजा भी कहते हैं कि अगर सम्मान के साथ बुलाया जाए तो कुंजली जरूर आएगा, ऐसा मेरा मन कहता है। अब सम्मान के साथ कुंजली को एक पत्र लिखकर उसे गांव के बीच टांग दिया जाता है, जिसे कुंजली किसी के भी आंखों में आए बिना ले लेता है। अगले दिन चिनाली और अपने चाचा पट्टू के साथ वो राजा के पास जाता है। कुंजली कहता है कि आपने जो इज्जत बख्शी है उसके लिए शुक्रिया अदा, इसलिए मैं आपके सामने हथियार डालकर यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ। वहीं पास में खड़ा मगाछन पट्टू को पहचान लेता है। मगाछन अपने मित्र को सालों के बाद देखकर काफी खुश था। सालों पहले मरक्कार परिवार और मगाछन ने एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर फिरंगियों का सामना किया था। और पट्टू सबको ये भी बताता है कि कुट्टी अली और पोकर अली के आखिरी चिराग ये हैं, मोहम्मद अली यानी कुंजली मरक्कार। अब सारे जागीरदारों का मुंह ये सुनकर खुला का खुला रह जाता है और राजा भी इस खुशी में कुंजली को समुद्री सेना का सेनापति घोषित कर देता है। अब जैसे ये आदेश राजा देता है तो अच्युत को सेनापति होने के नाते अपनी तलवार कुंजली को सौंपने के लिए कहा जाता है, जहां अच्युत तलवार हाथ में न देकर नीचे फेंक देता है। कुंजली कहता है जो फेंका जाता है उसे उठाने की आदत मुझे नहीं है। कुंजली उससे सम्मान पूर्वक हाथ में तलवार देने को कहता है, लेकिन पीछे से अनंत आकर कुंजली को तलवार उठा कर देता है। वहीं मगाछन भी अनंत से कहते हैं कि सालों पहले जो धार तेज करने वाला लड़का था वो यही था, मैंने उसी वक्त उसके चेहरे के तेज को समझ लिया था कि ये कोई योद्धा होगा। तभी कोलाथरी के जागीरदार राजा के इस फैसले पर नाखुश होते हैं। वो सभी से कहते हैं कि कुंजली के अंडर कोलाथरी सेना कभी नहीं लड़ेगी। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सेनापति चंद्रोथ उनका साथ देने के लिए तैयार होता है। असल में कोलाथरी सेना को सालों पहले मगाछन ने हरा दिया था और कोलाथरी अब समुद्री के अधीन है। वहीं युद्ध का वो दिन भी आ जाता है जब फिरंगियों का कैप्टन जहाजों के साथ कोझिकोड पर हमला कर देता है, लेकिन कुंजली अपनी सूझबूझ और समझदारी से पानी में नारियलों को बांधकर उनके नीचे तेल से भरे ड्रम्स को बांध देता है, जिसे फिरंगी देख नहीं पाते और उन्हें लगता है कि ये सूखे हुए नारियल हमारा क्या ही बिगाड़ पाएंगे। लेकिन जब उनके जहाज उनसे टकराते हैं तो पूरे समुद्र में तेल ही तेल हो जाता है और दूर से कुंजली आग के तीरों से समुद्र में आग लगा देता है और एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें फिरंगियों को हार का सामना करना पड़ता है। कुंजली को वही कैप्टन देखता है जिसने सालों पहले उसकी माँ और उसके दादा को मार दिया था। कुंजली उससे कहता है कि इधर से गुजर रहे फिरंगी जहाज को डुबाते वक्त उसमें कहीं तेरी लाश है या नहीं, ये जानने के लिए लाशों को उलट पलट करके देखता था मैं, लेकिन रूबरू मिलने का मौका आज मिला। ये कहकर कुंजली उसके गले को काट देता है और उसके सामने बैठकर उसके डूबने का वेट करता है। अब जंग को जीतने की खुशी में सम्मान समारोह रखा जाता है, जहां अर्चा संगीत गा रही होती है, जिसे देखकर अच्युत मन ही मन बहुत खुश होता है। अच्युत का अर्चा को यूं देखना अनंत भी देख लेता है और तभी अर्चा जब गाना गा रही होती है तब चिनाली भी उसके सामने आकर बजाने लगता है और दोनों का कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा बैठता है। जिसके बाद राजा कुंजली और अनंत को सम्मानित करते हैं। कुंजली राजा से कहता है कि आप चंद्रोथ को भूल रहे हैं, जिस पर राजा चंद्रोथ को भी सम्मानित करते हैं क्योंकि सिर्फ उसी ने सेना का साथ दिया था। अब कुंजली राजा से एक आखिरी चीज मांगता है कि शहर से दूर मेरे दादा का बनाया हुआ एक किला खंडर बना पड़ा है, उसे ठीक करवाने की अनुमति दे दीजिए। इस पर राजा मान जाते हैं और उस किले की मरम्मत शुरू हो जाती है। फिरंगियों से जीतने के बाद सभी लोग खुशहाली से रहने लगते हैं और वहीं चिनाली और अर्चा के मन में एक दूसरे के लिए प्यार भी जागने लगता है। वो दोनों एक साथ काफी पल गुजारते हैं।
वहीं दूसरी ओर अनंत अच्युत की प्रेम अर्चा के बारे में मगाच्छन को बताता है और कहता है कि अर्चा उसी की होगी, ऐसा मैंने अच्युत को वादा भी किया है। आप अर्चा के पिता से मिलकर उनसे रिश्ते की बात कीजिए। उसी रात जब कुंजली सो रहा होता है तभी वो बाहर किसी की चाकू के साथ परछाई देखता है और बाहर आकर थेंगुडू को कहता है कि यहाँ पर कोई है। थेंगुडू उसे बताता है कि वो चिनाली है, जब से आपने उसकी माँ की जान बचाई तब से वो आपकी रक्षा करता हुआ आ रहा है। लेकिन कुंजली कहता है कि जिसकी मैंने परछाई देखी वो चिनाली नहीं था। अगले दिन राजा अच्युत की शादी की खबर सुनकर काफी खुश होते हैं, जिसके बाद अर्चा और अच्युत की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। एक दिन जुबैदा कुंजली के पास आकर उसे कुछ बताने ही वाली होती है, तभी अच्युत और अर्चा के पिता कुछ सैनिकों के साथ उसके पास आकर चिनाली के बारे में पूछते हैं। कुंजली कहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, अगर वो यहाँ आएगा तो उसे तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा, फिर तुम जो चाहे वो कर लेना। बाद में जब कुंजली के साथ बैठे उसके साथ ये विचार कर रहे होते हैं कि चिनाली कहाँ जा सकता है, तब जुबैदा बताती है कि वो कहीं नहीं गया, वो कल रात शादी करके मेरे घर आ गए थे। आज सुबह होते ही वो आपके पास आने वाले थे, लेकिन अच्युत और बाकी लोग यहाँ गए इसलिए नहीं आया। अब ये खबर सुनकर कुंजली बहुत गुस्सा हो जाता है। वो चिनाली को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन सामने अर्चा खड़ी होकर कहती है मारना है तो मुझे मारिए, लेकिन उससे पहले चिनाली के होने वाले बच्चे की माँ यानी मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि मुझे कोई भगा कर नहीं लाया, मैं खुद अपनी मर्जी से आई हूँ। इसके बाद कुंजली चाचा पट्टू से कहता है कि मैं इन दोनों को राजा के सामने खड़ा कर दूंगा और उन्हें इनकी हालत समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन पट्टू चाचा कुंजली को महल जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि बेइज्जत हुए इंसान के अंदर जो आग जलती है वो आसानी से नहीं बुझती। वो कहते हैं कि मैं अर्चा को उनके पास लेके जाता हूँ। वहीं दूसरी तरफ राजा भी अनंत को कुंजली के पास भेजते हैं, उससे परिस्थिति को जानने के लिए और अर्चा को वापस लाने के लिए, लेकिन अच्युत भी अनंत के साथ चल देता है। बाद में अर्चा और पट्टू चाचा कुंजली के किले से जैसे ही निकलते हैं तभी अनंत और अच्युत कुछ सैनिकों के साथ वहां पर पहुंचते हैं, जिसे दूर से चिनाली भी देख लेता है। पट्टू चाचा अनंत को समझाने लगते हैं, लेकिन अच्युत बिना कुछ सुने समझे सीधा अर्चा को घसीट कर ले जाने लगता है, जहां चिनाली भागता हुआ उसके ऊपर टूट पड़ता है। लेकिन अब अनंत अपने सैनिकों को बीच में पड़ने से रोकता है। चिनाली के सर पर खून सवार था, वो अच्युत को मारने वाला होता है कि तभी अनंत उसे रोक लेता है और अब उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं पट्टू चाचा कुंजली को बुलाने के लिए अपने आदमियों को भेजते हैं, लेकिन कुंजली नमाज पढ़ रहा होता है, इसलिए वो कुंजली को बीच में नहीं रोक सकते थे। नमाज पूरी होने के बाद जब कुंजली को पता चलता है कि अनंत और चिनाली लड़ रहे हैं, तब वो उन्हें रोकने के लिए भागता है, लेकिन लास्ट पॉइंट पे अनंत चिनाली को मार देता है। ये खबर देखकर अर्चा भी अपनी जान दे देती है। अब ये सब देखकर कुंजली अब अनंत को मारने के लिए आगे बढ़ता है। पट्टू चाचा उसे रोकने की पूरी कोशिश भी करते हैं। वहीं अनंत भी उससे कहता है कि तुम्हें आधी सच्चाई पता है, लेकिन कुंजली किसी की नहीं सुनता। वो अनंत को जान से ही मारकर काम खत्म कर देता है। रात को चिनाली और अर्चा की चिता में आग लगाकर कुंजली शोक में डूबा होता है। तभी छुपकर मगाच्छन अपने बेटे के शरीर को लेने के लिए आता है, जिसे थांगुडू देख लेता है। कुंजली मगाच्छन से कहता है कि मैं चिल्लाता रहा, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और मेरे भाई जैसे चिनाली को मार दिया। मगाच्छन भी कहता है कि जो होना था वो हो गया, मैं यहाँ सही गलत का फैसला करने नहीं आया हूँ। मैं वेद पुराण में बताए गए क्रियाकर्मों में विश्वास करने वाला एक ब्राह्मण हूँ, जो अपने बेटे की आत्मा को मुक्त करने के लिए उसका रीति रिवाजों से दाह संस्कार करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे मेरे बेटे का शरीर चाहिए। वहीं कुंजली को उसके चाचा पट्टू सच्चाई के बारे में बताते हैं कि उस वक्त आखिर हुआ क्या था। असल में अनंत ने चिनाली को रोकने के लिए उसके गले में तलवार रखी थी, लेकिन तभी पीछे से अच्युत के चाकू मारने की वजह से चिनाली की अनंत के हाथों मौत हो गई और अच्युत उसी वक्त वहां से भाग गया। ये जाने के बाद कुंजली कहता है कि मुझे एक बार रोककर बता नहीं सकते थे क्या? पट्टू चाचा कहते हैं कि चिल्ला चिल्ला कर तुम्हें बताने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारे सर पर खून सवार था। अब सब कुछ जानने के बाद कुंजली बहुत ही दुखी होता है। फिर वो मगाच्छन को उसका बेटा दे देता है ताकि रीति रिवाजों से उसका संस्कार कर सके। मगाच्छन अपने बेटे की चिता को आग लगाने के बाद इस राजतंत्र को ही छोड़ देता है और ये देखकर राजा की हालत खराब हो जाती है। फिर वो कुंजली को सम्मान पूर्वक महल बुलाने के लिए उसे निमंत्रण भेजते हैं ताकि बिगड़े हुए हालातों को सही किया जा सके, लेकिन अच्युत उसे छल से बदल देता है और उस निमंत्रण पत्र की जगह वो कुंजली को आरोपी ठहराता है और उसे हाथी की दम से बांधकर महल लाने का आदेश पत्र भेजता है, जिसे कुंजली के साथी पढ़ लेते हैं और वो उस पत्र को लाने वाले को सबक सिखाकर हाथी की दुम को काट देते हैं। कुंजली को जब इस बात का पता चलता है तब वो कहता है कि महाराज को उल्टी सीधी बात करके किसी ने बहकाया होगा। वहीं महाराज के इस फैसले को गलत बताकर सभी लोग महाराज की जगह उसके भांजे नाम्यात्री को राजा बनाने के लिए कहते हैं, क्योंकि महाराज की उम्र भी हो गई है और महाराज की बीवी भी उन्हें राजतंत्र छोड़ने के लिए कहती है, जिस पर महाराज मान जाते हैं। और जैसे नाम्यात्री राजा बनता है तब वो फिरंगियों को कोझिकोड में व्यापार करने की अनुमति दे देता है। साथ ही वो कुंजली को भी अपराधी घोषित कर देता है, जिसके बाद वाइसरॉय फ्रांसिस्को डी गामा वहां पर आकर सभी से कहता
कहता है कि कुंजली मुझे मेरे पैरों में चाहिए, जिंदा या मुर्दा, हम उसके ऊपर हमला करेंगे। अब ये सुनकर चंद्रोर्थ उनका साथ नहीं देता और वो वहाँ से चला आता है। अब चंद्रोर्थ ये सारी बात कुंजली को बताता है और कहता है कि कोलात्री सेना आपके साथ है, मेरी तरफ से आपको विश्वासघात नहीं मिलेगा। कुंजली गाँव के लोगों को जागृत करता है कि फिरंगी जब तुम्हारी बेटी और बहू के साथ दुष्कर्म करेंगे तब तुम्हें कैसा लगेगा। उनके यहाँ पर पैर पसारने से पहले उन्हें जड़ से उखाड़ना होगा, तुम्हें हमारा साथ देना ही होगा। जिस पर सभी गांव के लोग कुंजली का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और वहीं जंग का वो दिन भी आ जाता है जब घमासान युद्ध शुरू होता है। कुंजली की युद्ध नीति फिरंगियों को धूल चटाने लगती है, लेकिन तभी चंद्रोर्थ के पिता विश्वासघात करके किले का दरवाजा अंदर से खोल देते हैं और कुंजली को गोली मार देते हैं। चंद्रोर्थ ये देखकर काफी शॉक हो जाता है और वहीं थेंगड़ू भी। लेकिन तभी बारिश होने लगती है और कुंजली को होश आ जाता है। चंद्रोर्थ थेंगड़ू को कुंजली को वहां से ले जाने के लिए कहता है और वहीं जंग के अंत में कुंजली के चाचा को फिरंगी पकड़ लेते हैं और चारों तरफ कुंजली का किला खून और लाशों से भरा होता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद कुंजली उन सभी को मौत के घाट उतार देता है जिन्होंने उसे धोखा दिया था। अब इस चीज को रोकने के लिए वाइसरॉय नामवती राजा से कहता है कि हर दिन उसके 10 साथियों को मरना होगा, तभी वो सरेंडर करेगा। लेकिन नामवती नहीं मानता और वाइसरॉय को इस बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो सभी के सामने उसकी जान ले लेता है और वैसा ही होता है जैसा वाइसरॉय चाहता था। कुंजली के 10 साथियों को रोज मारा जाता है और उन्हीं में से एक दिन उसके चाचा भी होते हैं, जिसकी खबर सुनकर कुंजली बहुत दुखी होता है और अब गुस्से में वो वाइसरॉय को किडनैप कर लेता है। जिसके बाद वो चंद्रोर्थ के पास पहुंचता है और कहता है कि वाइसरॉय के बाद मेरे सारे साथियों को छोड़ना होगा, इस विषय पर बात मैं सिर्फ महाराजा के साथ ही करूंगा। फिर कुंजली जुबाइदा के द्वारा उन्हें पता और वक्त भेजता है कि कब और कहां वो उनके साथ मिलेगा। अगले सीन में जुबाइदा अच्युत को सारी जानकारी देती है। असल में जुबाइदा के दिल में अपने पति और भाई को मारने वाले के लिए बदले की आग जल रही थी, इसलिए वो ये सब कुछ कर रही थी। अब कुंजली भी महाराजा के पास जाने लगता है, लेकिन वो लकड़ियों के बीच वही चाकू देखता है जिसकी परछाई उसने कुछ दिन पहले देखी थी और वो समझ जाता है कि वो जुबाइदा ही थी। हालांकि कुंजली कहता है कि अमूची के अनजाने में मरने की वजह मैं हूँ। ये कहकर कुंजली महाराजा से मिलने के लिए निकल जाता है। जुबाइदा को भी अपनी गलती का एहसास बहुत लेट में होता है। वो कुंजली को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक कुंजली वहां से निकल जाता है। कुंजली अब वाइसरॉय को लेकर महाराजा के पते पर पहुंचता है जहां चंद्रोर्थ भी उपस्थित है, लेकिन जुबाइदा के धोखे की वजह से फिरंगी कुंजली को पकड़ लेते हैं और उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। जब कुंजली को सूली पर चढ़ाया जाता है तब उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी आ जाती है। और दोस्तों, इसी के साथ कुंजली मराकार चौथे का अंत होता है। बाकी दोस्तों, आप हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को भी सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करें, वहां पर हम आपको लेटेस्ट मूवी रिव्यूज देंगे। बाकी इस मूवी को समझने के लिए थोड़ा दिक्कत हुई होगी तो उसके लिए सॉरी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ध्यान रखिए अपना। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।